अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ माह पहले चला था ऑटोमन एम्पायर सीरीज़ का ये सिलसिला आज ख़त्म होने जा रहा है। ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया सीरीज़ का ये आखिरी एपिसोड है, इसे पूरा ज़रूर देखें। तो पहली जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के हारते ही उसके साथ लड़ रही सल्तनत उस्मानिया ने भी हथियार डाल दिए। वर्ल्ड वॉर 1 के खात्मे पर इराक, शाम, उर्दन, लेबनान और इसराइल के साथ साथ बहुत सारे ममालिक यूरोपी ताकतों की आड़ी तिरछी खींची गई लकीरों की वजह से दुनिया के नक्शे पर उभर आए। लेकिन उस्मानी सल्तनत के खात्मे के बावजूद तुर्कों ने अपना मुल्क बचा लिया और नया मुल्क बना भी लिया। वो कैसे? तुर्क हीरो मुस्तफ़ा कमाल पाशा खुद तुर्क नहीं थे। क्या ये बात सच है? क्या मुस्तफ़ा कमाल ने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया था या कहानी कुछ और थी? और सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के साथ साथ यही सब आज आपको बताएंगे इस 15वें और आखिरी एपिसोड में। जब पहला वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो सल्तनत उस्मानिया का इलाका कुछ यूँ था कि शाम और लेबनान पर फ्रांस का, फ़िलिस्तीन, उर्दन और इराक पर ब्रिटेन का कब्ज़ा था। हिजाज़ मुक़द्दस का यानी अरब का इलाका उस्मानी हुकूमत से निकलकर शरीफ मक्का की हाकिमियत में आ चुका था। आज के तुर्की के इलाके स्लेशिया में फ्रांसीसी फौज तैनात थी, जबकि उसके पास वाला अनातोलिया का कुछ हिस्सा इटली के कंट्रोल में था। आर्मेनिया ने भी तुर्की के कुछ पूर्वी इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा यूरोप में सल्तनत उस्मानिया के खित्ते थ्रेस के पूर्वी इलाके पर यूनान काबिज था, जबकि राजधानी इस्तांबुल पर ब्रिटेन, फ्रांस और इटली का मुश्तरका कंट्रोल था। इन हालात में इस्तांबुल में कुछ तुर्क अफसरों ने गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद के लिए खुफिया तंजीम बनाई। इन तुर्क अफसरों को खलीफा वहीदुद्दीन की खुफिया हिमायत और मदद भी हासिल थी। इन अफसरों ने पूरे तुर्की में इनकलाबियों को मुनज़्ज़म करने के लिए गैलीपोली के हीरो मुस्तफ़ा कमाल को इस बगावत का लीडर मान लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तुर्कों का ये नया लीडर खुद तुर्क नहीं था। दरअसल मुस्तफ़ा कमाल 1881 में यूनानी शहर सलोनिका में पैदा हुआ था, जो उस वक्त उस्मानी सल्तनत का हिस्सा जरूर था, लेकिन नस्लन यहाँ के लोग तुर्क नहीं बल्कि अल्बानवी या सलाविक नस्ल से ताल्लुक रखते थे। ये सलोनिका वही शहर है जहाँ से यंग तुर्क्स का इनकलाब शुरू हुआ था, जिसकी कहानी हम आपको दिखा भी चुके हैं। अब मुस्तफ़ा कमाल लीडर तो बन गया था, लेकिन अगर वो इस्तांबुल में रहकर आज़ादी की तहरीक चलाता तो यूरोपीय इत्तेहादी फौजें उसे गिरफ्तार कर सकती थी। तो इसी वजह से तुर्क अफसरों ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके मुस्तफ़ा कमाल की पोस्टिंग इस्तांबुल से बाहर करवा दी। मुस्तफ़ा कमाल को उस्मानी फौज की 9th कोर का इंस्पेक्टर जनरल मुकर्रर करके ब्लैक सी के समंदरी शहर सेंसन में भेज दिया गया, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल की रवानगी से एक दिन पहले 15 मई 1919 को यूनानी फौज ने तुर्क समंदरी शहर अजमीर पर कब्जा कर लिया। न सिर्फ कब्जा किया बल्कि वहां रहने वाली तुर्क आबादी को बेदर्दी से कत्ल भी कर दिया। इन सारे वाक़यात के दौरान 19 मई को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क सेमसन शहर पहुंचा और वहां इनकलाबियों से राब्ते शुरू किए। जब ब्रिटेन को मुस्तफ़ा कमाल की इन सरगर्मियों का, इन हलचल का पता चला तो मुस्तफ़ा कमाल ने फौज से इस्तीफा दे दिया और सेमसन शहर से निकलकर तुर्क के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे शुरू कर दिए। उसने पूरे तुर्की मुल्क से इनकलाबी लीडरों यानी स्वतंत्रता सेनानियों को जमा किया। एक कौमी कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने बाहर के गैर मुल्की हमलावरों के मुकाबले के लिए एक नई तुर्क फौज बनाने की तैयारी का काम शुरू कर दिया। साल 1919 के आखिर में इस कौमी कमेटी का हेडक्वार्टर अंकारा को मुकर्रर कर दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल को एक अहम कामयाबी ये मिली कि सोवियत यूनियन यानी रशिया ने भी खुफिया तौर पर उनका साथ देना शुरू कर दिया। वो रूस जो अभी चंद महीनों पहले तक जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 1 में तुर्कों के खिलाफ लड़ चुका था, वही रूस अब मुस्तफ़ा कमाल के पीछे खड़ा हो गया, क्योंकि सोवियत रूस तुर्की में यूरोपीय इत्तेहादी फौज की मौजूद को अपने लिए खतरा समझता था कि कहीं ये यूरोपी तुर्की में पनपने ना लगे, वरना कल ये हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। सो पीठ पर सोवियत रूस का हाथ और एक नई फौज बनने के दौरान मुस्तफ़ा कमाल इतना ताकतवर हो गया था कि उसने इस्तांबुल की उस्मानी हुकूमत पर, वो हुकूमत जो यूरोपीय इत्तेहादियों की नाक के नीचे परवान चढ़ रही थी, उसी पर दबाव डाला कि नए इलेक्शन करवाए जाए। ये दबाव कामयाब रहा। 1919 के आखिर में इलेक्शन हुए। मुस्तफ़ा कमाल इलेक्शन लड़ा और जीत भी गया, यहाँ तक कि संसद यानी पार्लियामेंट का हिस्सा भी बन गया। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए वो इस्तांबुल आया ही नहीं, उसका मरकज अंकारा ही रहा। नई संसद ने इस्तांबुल में कामकाज शुरू कर दिया था
लेकिन उसके अराकीन की ज्यादातर तादाद यूरोपीय इत्तेहादी कब्जे के खिलाफ थी। सो उन्होंने 17 फरवरी 1920 को संसद यानी पार्लियामेंट के ही जरिए तुर्की की आज़ादी के लिए एक एग्रीमेंट की मंजूरी दे दी। इस एग्रीमेंट में कहा गया था कि तुर्की को गैर मुल्की कब्जे से आज़ाद करवाकर इसकी खुद मुख्तारी बहाल की जाए और हमें आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन पार्लियामेंट की इस कार्रवाई पर काबिज यूरोपीय इत्तेहादी नाराज हो गए। वो यूरोपीय इत्तेहादी जो मुश्तरका तौर पर इस्तांबुल का कंट्रोल संभाल रहे थे, उन्होंने वही किया जो कोई भी काबिज हुकूमत करती है। 16 मार्च को इन इत्तेहादियों ने इस्तांबुल में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, यानी इस्तांबुल को अपनी फौज के हवाले कर दिया और पार्लियामेंट तोड़ दी। इत्तेहादियों की फौजी अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल और उसके साथियों को उनकी गैर मौजूदगी में सजाए मौत भी सुना दी। ब्रिटेन के दबाव पर तुर्की के शेखुल इस्लाम ने मुस्तफ़ा कमाल और उसके साथियों के खिलाफ कुफ्र का फतवा भी दे डाला। फिर क्या हुआ? इस्तांबुल में मार्शल लॉ यानी फौजी कानून नाफिज होते ही मुस्तफ़ा कमाल ने अंकारा में एक नई पार्लियामेंट कायम कर ली। इस पार्लियामेंट का पहला स्पीकर और वजीर आजम भी वो खुद बना। अब तुर्की में 2 हुकूमतें थी, एक इस्तांबुल में उस्मानी खलीफा की हुकूमत जो असल में ब्रिटेन और उसके इत्तेहादियों के ज़ेर असर थी। लेकिन मसला इस हुकूमत के साथ ये था कि इस्तांबुल की हुकूमत की ताकत सिर्फ इस्तांबुल तक ही महदूद थी, जबकि दूसरी अंकारा की इनकलाबी हुकूमत थी। ये हुकूमत तुर्की का वो सारा इलाका जिसे अनातोलिया कहते हैं उस पर कायम थी, इसे कंट्रोल करती थी, जिसको मुस्तफ़ा कमाल चला रहा था। ऐसे में मुस्तफ़ा कमाल ने ये किया कि मुस्लिम दुनिया से अपनी इस हुकूमत के लिए मदद की गुहार लगा दी। उसने कहा कि उस्मानी खलीफा को यूरोपीय इत्तेहादियों से रिहाई दिलवाने के लिए उसकी मदद की जाए। अब अंकारा में नई हुकूमत बनने के बाद आर्मेनिया और यूनान ने 2 तरफ से तुर्की पर हमला कर दिया। इस्तांबुल पर काबिज यूरोपीय इत्तेहादियों को यकीन हो गया कि अंकारा की इनकलाबी हुकूमत यानी मुस्तफ़ा कमाल की हुकूमत इस हमले से तबाह हो जाएगी। सो इसी वजह से उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल से बेफिक्र होकर इस्तांबुल की उस्मानी हुकूमत से दबाव के तहत मुज़ाकरा शुरू किए ताकि यूरोपीय इत्तेहादी एजेंडे के मुताबिक उस्मानी सल्तनत के हिस्से बिखेरने का अमल आगे बढ़ाया जा सके। और जाहिर है इन यूरोपीय इत्तेहादियों के ज़ेरे असर एक हुकूमत के तहत होने वाले मुज़ाकरात कामयाब ही होना थे और हुए भी। 10 अगस्त 1920 को सेवरस का मुआहदा तय पा गया। इस मुआहदे के तहत उस्मानी हुकूमत ने मशरिकी यानी यूरोपीय थ्रेस और अजमीर पर यूनानी कब्जा तस्लीम कर लिया। आबनाए बास्फोरस और दरियाए दानियाल को आलमी कमीशन के कंट्रोल में दे दिया गया। तुर्की के जिन इलाकों पर फ्रांस और इटली का कब्जा था वो उन्हीं के कब्जे ही में रखे गए। उस्मानी हुकूमत अरब के इलाकों पर अपने हक से भी दस्तबरदार कर दी गई। दूसरी तरफ अंकारा की हुकूमत ने सेवरस के मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने हमलावर आर्मेनिया और यूनान का डटकर मुकाबला किया। मुस्तफ़ा कमाल की इस इनकलाबी फौज ने 30 अक्टूबर 1920 को आर्मेनिया की फौज को बुरी तरह शिकस्त देकर तुर्की से बाहर निकाल फेंका। इसके बाद तुर्क जनरल असमत बे ने 10 जनवरी 1921 को अनोनो के मुकाम पर यूनानियों को भी हरा दिया। अनोनो में यूनानियों की हार के बाद यूरोपीय इत्तेहादियों ने लंदन में कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि अंकारा की हुकूमत को कायल किया जाए कि वो इस्तांबुल की तरह हमारी यानी इंटरनेशनल इत्तेहादियों की सरपरस्ती कबूल करे, उनकी हुकूमत को तस्लीम करे और सेवरस के मुआहदे को नाफिज करने में उनकी मदद करे। लेकिन अंकारा की हुकूमत को ये कबूल ही नहीं था। वो लंदन गए तो जरूर, लेकिन उन्होंने इस मुआहदे को और इन शराइत को मानने से इनकार कर दिया। अब लंदन की कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। उधर 16 मार्च 1921 को सोवियत रूस ने मुस्तफ़ा कमाल की अंकारा हुकूमत से दोस्ती का मुआहदा कर लिया, जिसके बाद सोवियत रूस से असला और फ्रांस एक एक करके अंकारा की हुकूमत से मिलने लगे। मार्च महीने में ही यूनानियों को अनोनो में दूसरी एक और शिकस्त हुई, लेकिन यूनानी तुर्की के एक बड़े हिस्से पर अब भी काबिज थे। कई महीनों की तैयारियों के बाद 13 जुलाई 1921 को यूनानियों ने फिर मुस्तफ़ा कमाल की फौज पर हमला कर दिया। इस बार मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी फौज को अनोनो के मुकाम पर से हटा लिया और अंकारा से 80 किलोमीटर दूर ग्रेसकारिया के किनारे तक ले गया। यहाँ तुर्क फौज ने पहाड़ों पर मोर्चे बना लिए। अंकारा में हर तुर्क घराने के जिम्मे ये काम लगाया गया कि फौजियों के लिए जूते और कपड़े फराहम किए जाए। दुकानों से मर्दाना लिबास जब्त करके फौज को दे दिए गए। फौज के लिए तेल और खुराक की 40% सप्लाई भी आवाम से ली गई और आवाम ने बाखुशी ये खुराक का सामान दे भी दिया, जबकि हर घर में मौजूद असलाहा भी कब्जे में ले लिया गया। अब मुस्तफ़ा कमाल पूरी तैयारी के साथ यूनानियों का इंतजार करने लगा। उधर यूनानियों ने दरियाए सकारिया के ही दूसरी तरफ अश्क शहर पर कब्जा कर लिया।
13 अगस्त को वो दरिया सकरिया पार करके तुर्क फौज पर हमलावर हो गए। लड़ाई इतनी खतरनाक हुई कि तोपों के धमाके अंकारा में बैठे लोगों को भी सुनाई दे रहे थे। यूनानी फौज कई पहाड़ों पर कब्जा करने में कामयाब हो गई, लेकिन इसी दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर अपने सिपाही खो दिए। यूनानियों का जानी नुकसान बहुत ज्यादा था। दूसरी तरफ तुर्क फौज ने यूनानियों की खुराक की सप्लाई लाइन भी काट दी थी। आखिर थक हार कर 13 सितंबर को यूनानी फौज मैदान जंग छोड़कर सकारिया से भाग गई। इस शानदार फतह के बाद तुर्क पार्लियामेंट यानी संसद ने मुस्तफा कमाल को फील्ड मार्शल का ओहदा और गाजी का खिताब दिया, और अब वो फील्ड मार्शल गाजी मुस्तफा कमाल पाशा थे। यूनानियों की सबरतनाक शिकस्त के बाद सेवरस का मुआहदा भी तितर बितर हो गया था। फ्रांस ने स्लेशिया का इलाका खाली कर दिया, जबकि इटली भी तुर्की के उन इलाकों से दस्तबरदार हो गया जिन पर उसका दावा कब्जा था। अब गाजी मुस्तफा कमाल ने यूनानियों को तुर्की से मुकम्मल तौर पर निकालने के लिए 26 अगस्त 1922 को तुर्क फौज ने यूनान के खिलाफ फैसला कुन जंग शुरू की, जिसे ग्रेट ऑफेंसिव या अजीम हमले का नाम दिया जाता है। तुर्क फौज ने एक ही वक्त में अश्क शहर और अजमीर की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। 30 अगस्त को डम्पलो पिनार की लड़ाई में यूनानियों की आधी फौज मारी गई। 10 सितंबर तक अश्क शहर, अजमीर और बुरसा दोबारा तुर्कों के कब्जे में आ चुके थे, यानी उस तुर्की के कब्जे में जिसे अब मुस्तफा कमाल लीड कर रहे थे। मुस्तफा कमाल की फौज फातेह फौज दरियाए दानियाल की तरफ बढ़ने लगी। ये वही जगह थी जिसे यूरोपीय इत्तेहादियों ने आलमी इंटरनेशनल कंट्रोल को सौंप दिया था, और वहाँ ब्रिटेन, इटली और फ्रांस के समंदरी बेड़े खड़े हुए थे। तुर्क फौज की पेशकदमी को देखते हुए इटली और फ्रांस ने अपने समंदरी बेड़े वापस बुला लिए। अपने मददगारों इत्तेहादियों को मैदान छोड़ता देखकर इस्तांबुल में ब्रिटेन के जनरल हैंगटन बी के कान खड़े हो गए, यानी वो होशियार हो गए। उसने बजाय लड़ने के मुस्तफा कमाल से एक मुआहदा कर लिया, जिसके तहत ब्रिटेन की फौज इस्तांबुल दरियाए दानियाल छोड़ने पर तैयार हो गई, और इसके लिए एक वक्त भी मुकर्रर कर लिया गया। गाजी मुस्तफा कमाल की इंकलाबी फौज की जबरदस्त कार्रवाइयों के बाद इस्तांबुल में उस्मानी सल्तनत की सांसें भी थम गई। नवंबर 1922 को इस्तांबुल के उस्मानी वजीर आजम तौफीक पाशा और उनके अहदेदारों की टीम ने इस्तीफा दे दिया। 16 नवंबर को खलीफा वहीदुद्दीन भी ब्रिटेन के समंदरी जंगी जहाज पर सवार होकर इस्तांबुल से फरार हो गए, और उनकी जगह अब्दुल मजीद दोयम खलीफा बन गए। 21 नवंबर 1922 को यूरोपीय इत्तेहादियों और तुर्क हुकूमत के दरमियान स्विट्जरलैंड के एक शहर लौजान में मुज़ाकरात यानी मीटिंग शुरू हो गई। यूरोपीय इत्तेहादियों ने तुर्क हुकूमत के सामने 3 शराइतें रखी। पहली शर्त ये कि उस्मानी खिलाफत खत्म कर दी जाए, दूसरी ये कि तुर्की में कम्युनिस्टों को कुचल दिया जाए, और तीसरी शर्त ये कि तुर्की मूसल के इलाके से दस्तबरदार हो जाए। मूसल वो इलाका है जो आज इराक का हिस्सा है। कई महीनों के मुज़ाकरात और मीटिंग्स के बाद मुस्तफा कमाल ने इन शरायतों को थोड़े बहुत रद्दोबदल के साथ तस्लीम कर लिया, यानी मान लिया। 24 जुलाई 1923 को लौजान के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। लौजान के इस मुआहदे के तहत यूरोपीय इत्तेहादियों ने इस्तांबुल और दरियाए दानियाल समेत तुर्की के तमाम इलाके खाली कर दिए। थ्रेस का पूर्वी इलाका पहले ही एक मुआहदे के तहत तुर्की को वापस मिल चुका था, और फिर 6 अक्टूबर 1923 का दिन भी आ ही गया। मुस्तफा कमाल की तुर्क फौज फातिहाना अंदाज में इस्तांबुल में दाखिल हो गई। 19 अक्टूबर को मुस्तफा कमाल अतातुर्क नए तुर्की के सदर और अस्मत अनोनो वजीर आजम मुकर्रर हुए। फिर आखिर 3 मार्च 1924 को तुर्क पार्लियामेंट यानी संसद ने खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी, और 4 मार्च को आखिरी उस्मानी खलीफा अब्दुल मजीद दोयम इस्तांबुल से चले गए, और उन्होंने अपनी आखिरी सांसें फ्रांस के शहर पेरिस में ली। और यूं तकरीबन 625 साल बाद उस्मानी सल्तनत और खिलाफत दोनों ख़त्म हो गई। वो सिलसिला जो उस्मान इब्ने अर्तुगरुल ने खींचा था, वो सुल्तान ओरहान बिन उस्मान से होता हुआ खलीफा अब्दुल मजीद दोयम पर आकर थम गया। अब इसके बाद तुर्की तो आज़ाद हो गया, लेकिन अरब ममालिक मगरिबी ताकतों के गुलाम बन गए। ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन में यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया। शरीफ मक्का को अंग्रेज़ों से वफादारी का इनाम ये मिला कि उनके एक बेटे फैसल हाशमी, जिसे अमीर फैसल भी कहते हैं, उसको इराक और दूसरे बेटे अब्दुल्लाह को उर्दन का बादशाह बना दिया गया।
लेकिन शरीफ मक्का हिजाज के इलाके पर अपना कंट्रोल बरकरार न रख सके। अरब के इलाके रियाज के हुक्मरान अब्दुल अजीज इब्ने सऊद ने 1924 में शरीफ मक्का को हराकर मक्का का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। बाद में उन्होंने मदीना और जिद्दा को भी शरीफ मक्का से छीन लिया और उस मुल्क की बुनियाद रखी जिसे आज हम और आप सऊदी अरब कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसके नतीजे में आज का मिडिल ईस्ट वजूद में आया और इसके इर्द गिर्द के कई सारे ममालिक दुनिया के नक्शे पर उभर आए। लेकिन चूंकि इन मुल्कों की ये तकसीम जंगों, साजिशों और नफरतों की पैदावार थी, फितरी और कानूनी तकसीम नहीं थी, इसलिए आज तक इन इलाकों में अमन और शांति कायम नहीं हो पाई और ये सारे इलाके मुसलसल हंगामों, फितनों और जंगों की जद में ही रहते हैं और ये झगड़े हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो दोस्तों, यही थी दुनिया की बड़ी और ताकतवर सल्तनतों में से एक सल्तनत उस्मानिया की दास्तान, जो हमने आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको ये दास्तान पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस सीरीज़ को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें और इस्लामी तारीख की अजीमुशान सल्तनत और हुकूमत से उन्हें भी वाकिफ़ कराए, ताकि वो भी ये बात जान सके कि जिस इस्लाम को वो मान रहे हैं, उसी के मानने वालों ने कभी दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों और उनके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के मानंद किलों को अपने पैरों तले रौंदा और रेत के जर्रों बराबर रेजा रेस करके रख दिया था। तो दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर सीरीज का ये कारवां यहीं पर रोक दिया जाता है। कारवां तो रुक गया, मुसाफिर भी चलते बने, लेकिन आप हमसे जुड़े रहे, इनविजिबल इल्म को सब्सक्राइब करके रखे और ऐसे ही तारीखी और इल्म अफरोज वाक़ियात देखते रहे और अपने इल्म को, नॉलेज को बढ़ाते रहे। मिलते हैं किसी और नई दास्तान में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।